नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ट्रंप गोरबाचेव बन सकता है और किस तरह से अमेरिका 2025 में धीरे धीरे बर्बाद होने की तरफ बढ़ने वाला है। आज दूसरे भाग उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से अमेरिका की आर्थिक नीतियां, किस तरह से अमेरिका की दूसरी नीतियों की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सपोर्ट किस तरह से अमेरिका का दरकने वाला है। और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इंटरनेशनल सपोर्ट दरकने का मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में कुछ देश उसके खिलाफ हो गए, या जैसा मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि जो नाटो देश हैं उनके मुकाबले ये ब्रिक्स जो तैयार हो गया है, ब्रिक्स ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और अमेरिका इससे क्यों नहीं निपट पाएगा। अमेरिका की चुनौतियां, डॉलर की चुनौतियां, और तो और उपभोक्ता भी दुनिया के आधे ब्रिक्स देशों के पास हैं। ऊपर से हमारे ट्रंप महोदय इन देशों के ऊपर सैंक्शन लगाकर अपने लिए मुसीबतें और खड़ी कर रहे हैं, जो 2025 में अमेरिका के पतन में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत ही कि किस तरह से अमेरिका ने अपने ही दोस्तों को बर्बाद कर दिया है, छला है। किसी से छिपा नहीं है यूक्रेन का जो वॉर है वो कैसे हुआ। जिनको नहीं पता है उनके लिए छोटी सी समरी। रूस को घेरने के चक्कर में रूस के पड़ोस के एक देश को अमेरिका ने भड़काया। वहाँ पर एक तो रिजीम बदला, सरकार बदली, अपनी पिट्ठू सरकार बिठाई। उस पिट्ठू सरकार के ज़रिए रूस को घेरना शुरू कर दिया और तो और उसको नेटो में शामिल किया जाने लगा। नेटो ऐसे देशों का संगठन है जो अमेरिका के चंपू हैं और जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अगर अमेरिका पे वॉर होगा तो उसे हम अपने ऊपर वॉर मानेंगे, और उनके ऊपर वॉर होगा तो अमेरिका उसको अपने ऊपर वॉर मानेगा। और इस तरह के संगठन में जब वो शामिल होने लगा तो पुतिन को बुरा लगा और पुतिन को लगा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। और उस खतरे को दूर करने के लिए पुतिन ने वॉर छेड़ दी। वॉर क्या छेड़ दी? एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद अमेरिका का असली कैरेक्टर, असली चरित्र सामने आया। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि अमेरिका ने किस तरह से इसका लाभ उठाया, लेकिन पहले ये बताता हूं कि अमेरिका का जिन लोगों ने साथ दिया उनकी दशा क्या है। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, यूरोप की सबसे बड़ी पावर, वो जर्मनी जो इतिहास में हमेशा बुलंद रही है, और वो जर्मनी जो आज भी पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स के मामले में कहीं पीछे छोड़कर चलती है। उस जर्मनी से मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि किस तरह से वहाँ की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, फॉक्सवैगन, ये वो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब नए प्लांट नहीं लगा रही है। बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ से निकल के दूसरी जगहों पर जा रही हैं, और वो सिर्फ हुआ यूक्रेन वॉर के कारण। जर्मनी की हालत ये इस समय कि जर्मनी की जो 55% निर्भरता रूस की ऊर्जा पर थी। जर्मनी मानवता के हित में सोचने वाला देश था, तो उसने कभी भी जो न्यूक्लियर पावर है उस पर भरोसा नहीं किया। और जब चेरनोबिल वाला हादसा हुआ था वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फुकुशिमा वाला हादसा हुआ जब जापान वाला, तो उसने अंतिम रूप से जर्मनी में ये तय कर लिया कि हम परमाणु से बिजली नहीं बनाएंगे। इसके उलट हमारे यहाँ पे मनमोहन सिंह जी थे, वो परमाणु से बिजली बनाने के लिए इतना बजिद थे कि वामपंथियों को उनकी सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ा था। और आज मोदी जी अडानी जी के सोलर पावर स्टेशन लगवा रहे हैं। परमाणु बिजली की कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले ये माना जाता था कि परमाणु बिजली ही भविष्य होने वाली है, लेकिन परमाणु बिजली के नाम पर भारत के लोगों की जान खतरे में डालने वाला समझौता मोदी जी ने जरूर कर लिया। वो ये था कि अगर कोई परमाणु यहाँ पर संयंत्र लगाएगा और उसमें दुर्घटना हो जाती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह और हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं, तो उसको मुआवजा वो कंपनी नहीं देगी जो यहाँ पे बिजली घर लगा रही है, बल्कि सरकार मुआवजा दे। अब कुछ बीच का रास्ता निकाल कर ये झुक गए उसके आगे। खैर, तो अब जो स्थिति है वो ये हो गई है कि वहाँ पर ज़ीरो आने लग गया वहाँ से फ्यूल।
यानी जो 55% जिस गैस से जर्मनी के गैस घर गर्म होते थे, जिस गैस से जर्मनी की इंडस्ट्री चलती थी, वो आनी बंद हो गई, शून्य हो चुकी है। तो जर्मनी को अपने घरों को गर्म करना, अपने लोगों को ज़िंदा रखना और तो और अपनी इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो गया है। और ईंधन महंगा होने के कारण सब कुछ महंगा हो जाता है। आप भारत में देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है तो सब महंगा है, तो महंगा होता चला जाता है और इसके कारण वहाँ पर हाहाकार मच गया है, लोग परेशान हैं। और हालत ये है कि 40% के करीब एनर्जी की कीमत बढ़ गई है। एनर्जी का मतलब कोई भी आपका, चाहे वो कोयला हो या कोई भी स्रोत, जो स्रोत ये छोड़ चुके थे उसको दोबारा निकाल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है जर्मनी में। इसके साथ जर्मनी में जो है केमिकल जेंट, केमिकल एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी है BASF, उन्होंने कहा कि 2600 लोगों को हम नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जो फॉक्सवैगन है या स्कोडा है या बहुत सारी कंपनियां जो जर्मन कंपनियां हैं, ये अब अपने नए प्लांट वहाँ नहीं लगा रही हैं, दूसरे देशों में लगा रही हैं। महंगाई का हाल ये है कि अक्टूबर 22 में 10.4% महंगाई की दर थी, जो 1950 से सर्वाधिक है। आपको पता है कि जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है, अपने नागरिकों का ध्यान रखता है, और हालत ये है कि वहाँ पर अब उनको अपनी श्रम नीतियाँ बदलने की नौबत आ गई है। और जिन लोगों को 30 घंटे का एक हफ्ता होता था जिस देश में, उसमें अब लोगों के वीकली ऑफ जैसे 3 होते थे तो 2 करने की, ये सब तमाम सारी बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ करीब 100 अरब यूरो का खर्चा जर्मनी को हथियार खरीदने में करना पड़ा है 2022 में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ा खर्चा हथियारों के ऊपर हुआ है। सोचिए, जो देश अपने यहाँ पे एनर्जी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है, वो हथियार खरीद रहा है क्योंकि एक तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। इसके साथ साथ वहाँ जो शोल्ज की सरकार है उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए हैं, और जो अप्रूवल रेटिंग है वो 40% के आसपास आ गई है। यानी उनकी जो सरकारें थीं वो हिल गई हैं, और जो दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी, उस तरह की जो सरकारें, जो पार्टियां हैं, वो अब मजबूत होने लग गई हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 11 लाख यूक्रेनियन शरणार्थी इकट्ठे हो गए हैं। यूक्रेन छोड़ के लोग भाग रहे हैं बाहर। यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहे हैं भाड़े के सैनिक जो बाहर से आ रहे हैं अमेरिका के पैसे से। हथियार भी इन्हीं लोगों के हैं। जेलेंस्की अपने महल में बैठा रहता है और वहाँ के लोग या तो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं या देश छोड़कर भाग रहे हैं। 23 की जुलाई तक जो आंकड़ा है वो बताता है कि करीब 11 लाख यूक्रेन के लोग जर्मनी में आके जम गए थे। 2022 में 1 लाख लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये कहा कि एनर्जी प्राइस वगैरह को आप वो करो। कई बार जो है वहाँ पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आई, गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिल रहा था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो दोस्त है जर्मनी अमेरिका का, इतनी बड़ी पावर था, उसकी जो दुर्गति हुई है वो दुर्गति वहाँ की जनता के ऊपर दबाव बना रही है कि आप अमेरिका की दोस्ती छोड़िए, छोड़ दीजिए नाटो को। बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं कि नेटो को हटा दीजिए, नेटो को बंद कर दीजिए, हमको नेटो में शामिल नहीं होना है। जर्मनी नेटो से बाहर निकले, क्योंकि अमेरिका नेटो देशों को समर्थन करे ना करे, लेकिन उनको काम पे लगाए रखता है, उनको लूटता रहता है। दूसरा देश है पोलैंड। जर्मनी नहीं, पोलैंड में भी बहुत बुरा हाल हो गया है और डिफेंस बजट 4% बढ़ गया है। 2023 तक का आंकड़ा है, 2021 में ये सिर्फ 2% था। 2% से 4% हो गया और नेटो में सबसे ज़्यादा पैसा पोलैंड को खर्च करना पड़ रहा है। रिफ्यूजी करीब $3 अरब की मुसीबत रिफ्यूजीज़ के तौर पे, शरणार्थियों के तौर पे आ गई है, क्योंकि यूक्रेन के शरणार्थी भर गए हैं यहाँ पे। पड़ोस का देश है, जैसे बांग्लादेशी हम लोग करते हैं, जैसे कि बर्मा ने वहाँ पे म्यांमार ने अत्याचार किया,
तो रोहिंग्या वहाँ से भागे तो कहाँ पहुँचे, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ भारत में आ गए, कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं रिफ्यूजीज़ को पड़ोस के देश। तो इतने बड़े लेवल पे उनके यहाँ रिफ्यूजी आ गए, और नेटो देशों में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ पे जो खर्चा है वो कौन कर रहा है, पोलैंड कर रहा है। इसके साथ साथ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था भी पोलैंड के सर आ गई है। पोलैंड का जो निर्यात था गेहूं का, बहुत सारे अनाज पोलैंड बाहर भेजा करता था, वो 25% गिर गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन का रूट है उसी के ज़रिए पोलैंड काले सागर से, ब्लैक सी से अपने अनाज को भेजा करता था, वो लॉक हो गया है, बंद हो गया है। इसका बुरा नतीजा ये हुआ है कि राष्ट्रवाद पोलैंड में बढ़ गया है। वहाँ के लोग चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि 20% प्रोटेस्ट बढ़ गए रिफ्यूजीज़ के कारण पोलैंड में, और लोग विरोध कर रहे हैं। ये 2023 तक का आंकड़ा है कि इनको यहाँ से हटाइए। जैसे यहाँ पे कहते हैं रोहिंग्या को बाहर भेजो, वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि ये हमको शरणार्थी नहीं चाहिए, यूक्रेन वाले निकाल दो। देश का बुरा हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और सोचिए 15 लाख रिफ्यूजी उनके सर पे हैं, कहाँ से मैनेज करेंगे। हंगरी की जो एनर्जी की जो डिपेंडेंसी थी रशिया पे, यानी वहाँ पर ऊर्जा की निर्भरता 85% थी। यानी जितनी भी एनर्जी आती होगी, गैस से लेके, बिजली से लेके, डीजल पेट्रोल से लेके, सब कुछ हंगरी के पास आती थी रूस से। और अब हालत ये हो गया है कि वो सब हाथ से निकल गया है, और वहाँ पर भी 30% दाम बढ़ गया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसका असर अमेरिका पे पड़ेगा, इसको आप आगे जाके समझेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि ये सिर्फ ये देश बर्बाद हो गया और अमेरिका निकल गया। वहाँ के लोगों के अंदर अमेरिका के प्रति गुस्सा क्यों है, उसके आंकड़े भी आप आगे आकर देखेंगे। और हंगरी की जो करेंसी है वो करीब 18% अपनी वैल्यू खो चुकी है। यानी डॉलर की कीमत 18% बढ़ गई है, जैसे हमारे यहाँ 60 से 88% हो जाए। इस तरह से कीमतें वहाँ पर हंगरी में, उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है। 25% महंगाई का रेट हंगरी में 2023 में रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा महंगाई हंगरी में हो रही है। हंगरी नाराज़ है। हंगरी की सरकार जो सैंक्शन लगाए गए हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा, उसको मानने को तैयार नहीं है। कई को रिफ्यूज़ कर दे रही है, कई को टाल रही है, कुछ कर रही है, वरना इनके चक्कर में वो बर्बादी हो जाएगी। और हालत यह है कि जो विक्टर ऑर्बान हैं उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है, और उनकी जो रेटिंग है वो 48% आ गई है, जो कभी 55% होती थी। यानी आप सोचिए कि इनके नेता भी अनपॉपुलर हो रहे हैं, जनता खिलाफ हो रही है अमेरिका के। और अब जब ये सरकार पलटेगी और जो नए नेता आएंगे तो क्या गलती से भी वो अमेरिका के साथ जाना चाहेंगे? पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि 60% लोग कह रहे हैं कि हम ओरबान के साथ हैं, और 40% कह रहे हैं कि हम इसके एकदम खिलाफ हैं, और 60% लोग कह रहे हैं रूस से दोस्ती रखो, लेकिन 40% उसके खिलाफ है। कुल मिला के वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ अमेरिका के एक फैसले के कारण हो रहा है। वहाँ अरब में तबाही है, वो हम देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से बेकसूर मासूम लोगों का कत्लेआम चल रहा है गाज़ा में। सीरिया में क्या हुआ ये भी हमने देख लिया। लेबनान का किस तरह हुआ, हिजबुल्लाह के साथ तनाव, क्या सेटिंग हुई हमने देख लिया। ईरान का रोल भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सब एक युद्ध के कारण है। और जो बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, वो भी परेशानी में फंस गए हैं, और उनका डिफेंस बजट भी उनको बढ़ाना पड़ा है, जो उनकी जीडीपी का 3% है, और जो कभी होता था 2.3%। यानी ये जो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया हैं, इनका जो डिफेंस का खर्चा है वो बढ़ गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर भी करीब 2 लाख यूक्रेन के शरणार्थी, रिफ्यूजी आके बस गए हैं। और हालत ये है कि वहाँ के लोग
उनके ऊपर बर्डन बढ़ गया है। और निश्चित तौर पे यहाँ पर भी महंगाई भयंकर बढ़ गई है। जब इतने सारे लोग बाहर से आ गए हैं तो उनका खाना खर्चा पीना सब जाएगा, तो वो जब निकलेगा तो भारत जैसा करोड़ों का देश तो है नहीं, तो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। इटली और फ्रांस में भी एनर्जी की कॉस्ट 50% बढ़ गई है और फ्रांस में इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस 25% बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ साथ इटली में 1,70,000 और फ्रांस में 1 लाख के करीब रिफ्यूजी आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। इन पूरी स्थितियों के बीच में आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। उधर आज एक नया डेवलपमेंट आ गया है। जिस यूक्रेन पे इटली बहुत सारे देश मेहरबान हैं, जिसके लिए सब कुछ लुटा रहे हैं, उस जेलेंस्की ने कह दिया कि रूस की जो पाइपलाइन हमारे यहाँ से निकलती हैं, गैस पाइपलाइन इटली जाने वाली, उनको बंद कर दो, यहाँ से कोई गैस नहीं भेजी जाएगी। यानी यूरोप का एनर्जी क्राइसिस और बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर भी वहाँ पर गुस्सा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं कि किस तरह से अमेरिका का साथ देने के कारण देश बर्बाद हो गए। जर्मनी के लिए उठने में बहुत साल लग जाएंगे, पता नहीं कितनी मदद की ज़रूरत होगी और कितना अमेरिका उसको कर्ज से दबा देगा। ये चीज़ पोलैंड और हंगरी को भी झेलनी है और ये सब देश त्राहिमाम कर रहे हैं। जनता किस दिन क्रांति कर देगी, किस दिन सरकार उखाड़ कर फेंक देगी, कोई नहीं जानता है। हर आदमी कह रहा है नेटो से बाहर करो, नेटो से बाहर आ जाओ, हमको नेटो में नहीं रहना है। एक अमेरिका के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। तो ये जो देश हैं और उनके आसपास के देश हैं, ये देश क्या अमेरिका के साथ जाना चाहेंगे? वो भी तब जबकि इस युद्ध में जब ये तबाह हो रहे थे, अमेरिका मुनाफा काट रहा था। हालत ये है कि अमेरिका के जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है LNG, उसका एक्सपोर्ट जबरदस्त बढ़ गया। रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और अमेरिका अपनी जो गैस है वो बार बार बहुत सारा इनको भेज रहा है। 137% LNG अमेरिका ने ज़्यादा भेजी है और सबसे बड़ा यूरोप का LNG सप्लायर हो गया। आप सोचिए भाई, फ्री में दे देता, डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देता, तेरे लिए मर रहे हैं, तेरे लिए वो हथियार खरीद रहे हैं, तेरे चक्कर में उनके यहाँ पे गैस की किल्लत हो गई, तेरे चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया और तू वहाँ से मुनाफा काट रहा है। एक कंपनी है, नाम है एक्सॉन मोबिल, उसने $56 अरब का प्रॉफिट 2022 में कमाया है इस युद्ध से। कहाँ से कमाया? इन्हीं जो दोस्त, ये जो देश हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, इनको महंगा तेल बेच के, महंगी गैस बेच के इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया इन कंपनियों ने। ये है अमेरिका। और इस अमेरिका से जब ये सब लोग नफरत करेंगे, एक तरफ अमेरिका अपना तबाही का, जो मैंने पहले वाले पार्ट में बताया, वो दौर देखने वाला है। दूसरी तरफ ये जो वैश्विक सपोर्ट है अमेरिका का, वो कितनी बुरी तरह से गिर रहा है। गाज़ा के बाद भी दुनिया का परसेप्शन बदला है, वो तस्वीर आपके सामने है। और ये जो देश हैं, धीरे धीरे ये अमेरिका का नाम लेवा पानी देवा नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी लीडरशिप भी जो अमेरिका की वफादार है, उसकी भी विदाई तय है। अब आते हैं हथियारों पे। अमेरिका ने ज़बरदस्त हथियार जो हैं वो बेचे हैं यहाँ पर, और नेटो कंट्रीज़ को जो अमेरिका की हथियारों की बिक्री है वो इस वॉर के कारण 49% बढ़ गई 2022 में 21 के मुकाबले। इतना पैसा कमा के ये दुनिया से लाए हैं कि इनका जो फेडरल रिज़र्व है वो लगातार डॉलर पे ब्याज बढ़ा रहा था ताकि मार्केट में पैसे की कमी हो जाए तो महंगाई ना बढ़े। उसके बावजूद 40 साल की सबसे ज़्यादा 9.1% महंगाई अमेरिका के अंदर हुई है फ्यूल पे। यानी अमेरिका की सरकार, अमेरिका के पूंजीपति, अमेरिका की बड़ी कंपनियां मोटा मोटा माल काट रहे हैं हथियार और एनर्जी बेच के, और अमेरिका के नागरिक जो हैं वो उसको नुकसान को झेल रहे हैं।
यूएस का जो गैसोलीन है उसकी प्राइस $5 पर गैलन पहुंच गई थी 2022 में, यानी 400-500 रुपये गैलन, जो उनकी रिकॉर्ड है। फूड भी वहाँ पर महंगा हुआ। 22 में 12% फूड का दाम बढ़ गया। अमेरिका के इस कदम से जो उसके दोस्त हैं वो तो नाराज हैं, अमेरिका के अंदर भी विरोध है। 2023 में 58% अमेरिकन्स ने, सिर्फ 58% अमेरिकन्स ने यूक्रेन युद्ध का समर्थन किया, यानी करीब 42% लोग सरकार की इस नीति के खिलाफ थे। 42% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये पिछली सारे के सारे ये युद्ध थे उसके मुकाबले सबसे कम समर्थन वाला युद्ध था जिसको जनता ने समर्थन दिया। जो एनर्जी की दुनिया में रूस की डोमिनेंस थी, उसका तेल, उसकी गैस दुनिया भर में बिक रही थी, तो उसकी बिक्री को रोकने में ये कामयाब हो गया। इसने अपना फ़ायदा कर लिया। रूस को हरा नहीं सकता था व्यापार में, तो उसको युद्ध में फंसा के सैंक्शन लगा दिया ताकि कोई उसका तेल ना खरीदे और मैं अपना तेल बेचूं। इन सारी परिस्थितियों को कोई भी आदमी दूध पीता बच्चा नहीं है, कम से कम वो देश जो इसको झेल रहे हैं। और इसलिए इस साल में 2025 में जब इसके नतीजे आने शुरू होंगे तो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का उभार इन देशों में हो रहा है जो समर्थक हैं अमेरिका के, वो इन अमेरिका के से दूर जाते जाएंगे। और ये तब हो रहा है जबकि यही वो देश हैं जो नेटो देश हैं जिनको अमेरिका ने बर्बाद किया, और जब उनका अपना बदले में कुछ हासिल करने का नंबर आया तो ट्रंप बोल रहा है कि नेटो को हम खर्चा नहीं देंगे, नेटो देश हरामखोर हैं, नेटो देश हमारे पैसे से ऐश करते हैं, हम ज़्यादा पैसा क्यों दें, नेटो से बाहर निकलो, वगैरह वगैरह। यानी तुम्हारी दोस्ती में अगला बर्बाद भी हो गया और तुम कह रहे हो भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। तो उस जब वो बर्बाद हो रहा था तब भी आपको बोलना चाहिए था खर्चा अपना अपना, कह देना चाहिए था कि आपके यूक्रेन की लड़ाई तो आपकी लड़ाई है, तो ठीक रहता क्या। तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक अपने आप में बड़ी समस्या बन गई हैं, और ये ऐसी समस्या बन गई है जिनसे पार पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो 2024 में अमेरिका कैसे सिमटेगा, इसके ये कुछ और उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।